संजीव जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उम्मीद की किरणें कहाँ दिखाई देती हैं? देखिए, ये जो लोग भी आ रहे हैं सामने विपक्षी एकता को लेकर और जिनसे उम्मीदें बांधी जा रही हैं, आधार ये है कि अपने अपने राज्य में वो कंफर्टेबल है, मजबूत हैं, मोदी जी के होने के बावजूद, मोदी जी के जाने के बावजूद। तो इस आधार पर उनको लोग वेट दे रहे हैं, चाहे विश्लेषक हों और चाहे लोग हों। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि वो जिसकी बात हम करें कि एक जो फैक्शन है जो कि इस सरकार के विपक्ष में है और इस सरकार के जो समर्थक है या इस सरकार में बैठे हुए लोग भी ये बात कहते हैं, चाहे औपचारिकता के लिए कहते हो कि विपक्ष बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि वो आशावाद कहां से निकलेगा संजीव जी? वो चीजें क्या आप देख पा रहे हैं? बड़ा स्पेक्ट्रम है आपका भी इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, तो आप क्या कुछ वाकई देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगा? देखिए, मेरे से पहले आशुतोष, हर्षवर्धन जी, शरद प्रधान, अभय दुबे, जिन्होंने सबने जो बातें कही उससे कि सभी बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आज से 15-20 दिन पहले आपके चर्चा ही नहीं करते, है ना? 2024 का चुनाव एक क्लोज चुनाव था। सब जगह बात ये थी कि बीजेपी 303 से ज्यादा लाएगी तो कितनी लाएगी, कैसे लाएगी, क्या होगा। तो मतलब 2024 का चुनाव लोगों ने उसका एक तरह से परिणाम भी निकला हुआ मान लिया था। अब जो बिहार का घटना चक्र हुआ है, उससे सिर्फ अभी तक एक नई चीज हुई है कि 2024 का चुनाव कई विश्लेषकों और मैं उसमें शामिल हूं की नजर में खुल गया है। अब वो कितना खुला है, कितना क्लोज होगा, देखिए जो जो स्थिति आज है, जिस दिन हम बात कर रहे हैं 9 सितंबर 2022 को, और मार्च अप्रैल 2024 की स्थिति जमीनी क्या होती है उसका तो हम आज आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज चुनाव होता है, कल चुनाव होता है, तो 2024 का चुनाव खुल गया है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। अब बिहार के अंदर 40 में से कोई, मुझे नंबर एग्जैक्ट ध्यान नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 38, 39, 37 इतनी सीटें थी, 90% से ज्यादा एनडीए की सीट थी, मोदी जी एंड नीतीश कुमार कॉम्बिनेशन की। जी जी। नीतीश कुमार को आप तीसरे नंबर का खिलाड़ी मान लें, पांचवें नंबर का खिलाड़ी मान लें बिहार में, लेकिन वो एकमात्र नेता है बिहार में और देश में जो अपने राज्य में किंग भी है और किंग मेकर भी है। वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है, चाहे वो लालू के साथ खड़ा हो, क्योंकि वहां का वोटों का समीकरण और एक गणित इस तरह से बैठी हुई है कि उनके पास जो 8, 9, 10, 11, 12% वोट है वो निर्णायक हो जाता है। महादलित, कुर्मी, बैकवर्ड, ओबीसी, मतलब जो भी जी। तो अगर बिहार का गेम पलटता है तो फिर बीजेपी के लिए एक चुनाव चुनौतीपूर्ण बन जाता है 2024। अब वो पलटेगा कि नहीं पलटेगा, ये मैं और आप हम पूरी रात बैठ लें और 2024 तक बैठ लें तब भी नहीं उसका उत्तर ढूंढ सकते। जी जी। सो बिहार में गेम हो गया है, उसका कितना नतीजा निकलेगा, लेकिन आज की तारीख में कोई भी समझदार तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो मेरे से सहमत होंगे वो कोई नासमझ थोड़ी है, जी जी। लेकिन मेरी समझ में कम से कम आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अगर आज की जमीनी स्थिति 2024 के चुनाव में बरकरार रहती है तो किस तरह से बीजेपी 300 पार करेगी। देखिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब तो मैक्स आउट कर चुके हैं, पीक कर चुके हैं 2019 के अंदर। 25 में से 25 से ज्यादा तो नहीं ला सकते ना राजस्थान से, 29 में से 28 से ज्यादा मध्य प्रदेश से नहीं ला सकते, जी जी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 या 10 से ज्यादा नहीं ला सकते। जी। तो अब बंगाल में भी एक खेल हो गया है भाई, 2019 के चुनाव में 18, 17 नहीं सर, टुकड़े टुकड़ों में तो बहुत से खेल हुए हैं, लेकिन देखिए जो सेंट्रल फिगर है मोदी जी और जो कोर है हिंदुत्व, क्या आपको लगता है कि इन दो चीजों की काट मिले बगैर मोमेंटम आ सकता है संजीव सर? देखिए मनोज जी, आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और एक तरह से सही भी है और बहुत लोगों के मन में ये बात है, लेकिन हिंदुत्व और मोदी जी की शख्सियत जो दोनों एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है 2014 से भारतीय चुनावों में और प्रथम पंक्ति में सबसे आगे हैं। लेकिन जैसे अभी शरद प्रधान जी ने शायद कहा था या अभय दुबे जी ने कहा था कि भाई आप 40% या एक बड़ी उसको पार नहीं कर पाते,
तो मैं ये दूसरे लेवल पे ये डिबेट को इसलिए वो समझता हूं कि ये विपक्षी यूनिटी का इंडेक्स इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन निर्णायक बात नहीं है। आप देखिए 1977 में जयप्रकाश नारायण निर्णायक भूमिका थे, एक सेंट्रल फिगर थे, कांग्रेस हारी। 1989 में कोई सेंट्रल फिगर नहीं था, एक वीपी सिंह सेंट्रल फिगर थे यूपी और नॉर्थ इंडिया में, लेकिन कांग्रेस हारी और बड़े उसके उठापटक वही बात पे लड़ाई झगड़े भी हुए, वो सब हो। तो मैं नहीं मानता कि कोई प्रधानमंत्री का मुद्दा सेटल होना जरूरी है चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए। जी होगा ये कि अपने अपने राज्यों में लोग अपना दमखम लगाएंगे, जितना रोक पाएंगे बीजेपी को अपने अपने राज्यों में रोकेंगे, और उसके बाद अगर नंबर गणित ऐसे बैठेगी। देखिए दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी मनोज जी, कि आज की बीजेपी का जलवा 300 पार पे ही बनता है। 300 के नीचे आते हैं ना, तो ये तो मिलीजुली सरकार जैसी स्थिति में हो जाए। क्योंकि देखिए जो पूरा एक अहम है, एक जो पूरा खेला है वो जबरदस्त प्रचंड बहुमत का है। अगर आप प्रचंड बहुमत से नीचे आते हैं तो उसमें भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनती है। तो महाराष्ट्र में गेम हो चुका है जिसका उत्तर हमें किसी को नहीं मालूम, कि जनता ठाकरे को, शिवसेना का वोट बैंक ठाकरे के साथ रहना है कि शिंदे के साथ, मुझे और आपको मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। वो एक निर्णायक मुद्दा है जी। बंगाल में क्या पिछली बार जितनी सीट बीजेपी ला पाएगी, वो एक निर्णायक मुद्दा है। बिहार में 100% आज की स्थिति रहती है तो बीजेपी की सीट्स कम होंगी, ये ऐसी मान लीजिए आप, चाहे मेरा बड़बोलापन कह लीजिए। अब बात ये, और जहां पे उनकी बहुत अच्छी स्थिति है वो पहले 100 में से 100 लाए हुए हैं। तो कर्नाटक में आज कमजोर है तो क्या तमिलनाडु में बढ़ाएंगे, केरल में बढ़ाएंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ाएंगे? तो भाई साहब ऐसा लगता है अगर आज की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जो हो सकता है और बीजेपी सक्षम है करने में, अगर आज की स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है तो 2024 का चुनाव खुल चुका है। तो 2024 में जो होगा उसके बारे में तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये इस तरीके का मैच होना है कि हार तय है और जीत तय है, जो संजीव सर कह रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत आप अगर उनको रोकने में कामयाब हो गए तो ये भी अपने आप में कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी और जिस तरीके का सिचुएशन इस वक्त है देश में, एक तरफ तो जबरदस्त गैल्वेनाइजेशन है, वहां पे फोर्स है जो गैल्वेनाइज कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कांग्रेस की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, या उसमें कांग्रेस उस तरीके से शामिल दिखाई नहीं दे रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? एक बार फिर से अभय दुबे जी आपसे हम ये सवाल लेते हैं, कांग्रेस और विपक्षी एकता के बीच में तालमेल की कमी है, इसलिए वो मोमेंटम, वो जलवा दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें ये सोचने की छूट दे कि 270 भी पहुंच सकते हैं विपक्ष के लोग? देखिए अभी जो राहुल गांधी ने दिल्ली में जो अपना भाषण दिया था, उस भाषण की अंतिम पंक्तियां, अंतिम हिस्से में क्या कहा था उन्होंने, हमें याद करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हम भाजपा को विपक्ष के साथ मिलकर हराएंगे। इससे हम उनके मानस में थोड़ा झांक सकते हैं कि वो कांग्रेस की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने कोई उसमें किंतु परंतु का इस्तेमाल नहीं किया। तो उसमें लगता है कि कांग्रेस ये मानती है कि जब तक विपक्ष के साथ में उसकी कोई समझदारी नहीं बनेगी तब तक वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो अब वो अभी कोई तालमेल हो जाएगा। अभी तो कांग्रेस अपनी समस्याओं से ही जूझ रही है। अभी कांग्रेस के संगठन की बुरी हालत है, कांग्रेस के अंदर आत्मविश्वास का अभाव है, मनोबल भी उसका कमजोर है। अब उन्होंने ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसके जरिए वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों को और जमा हुआ देखना चाहते हैं, अपना कुछ जनाधार विस्तृत करना चाहते हैं, संगठन के अंदर जनता के प्रति विश्वास चाहते हैं, जनता में संगठन के प्रति विश्वास चाहते हैं। तो अभी तो 3 महीने तक वो यात्रा करेंगे और उस बीच में लगातार वो खबरों में भी रहेंगे और भाजपा लगातार उनके ऊपर आक्रमण करेगी। तो हम लोगों को राजनीतिक समीक्षक के तौर पर इस पूरे नजारे के ऊपर नजदीकी निगाह रखनी होगी कि दरअसल इसमें होता क्या है। तो अब एक सवाल का और जवाब आप दे दीजिए सर, कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के बगैर भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें मजबूत विपक्ष, विपक्षी एकता 2024 में जोरदार चैलेंज हम देख सकते हैं? अवय सर, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस, अगर विपक्षी एकता की कोई संरचना बननी होगी तो वो कांग्रेस के साथ ही बनेगी। ये मानना बहुत बड़ी नादानी होगी कि कांग्रेस को पूरी तरीके से किनारे करके
बाकी और पार्टियां जो आपस में मिलकर कोई विपक्षी एकता बना लें और भाजपा को सफलतापूर्वक चुनौती दे दें, मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आता कि ऐसा कुछ होगा। कांग्रेस के साथ में एक तालमेल निकलना होगा। जब तक वो तालमेल कैसा होगा, क्या होगा, आज मैं नहीं कह सकता जी। कांग्रेस ये जब तक वो तालमेल नहीं निकलेगा, आप समझिए कोई विपक्षी एकता नहीं बन पाएगी। जी आशुतोष जी, ये बताइए कि कांग्रेस से तालमेल की जब बात आती है तो फिर राज्य दर राज्य हम सोचने लग जाते हैं कि कहां कांग्रेस किसके साथ तालमेल कर सकती है, कहां तो ये गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तालमेल करेगी तो फिर कैसे करेगी? अब जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर अखिलेश मजबूत है, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में क्या तालमेल हो सकता है? पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है? बिहार में आप मान सकते हैं कि बिहार में काम हो जाएगा। तो राज्य दर राज्य पूरा मामला चूंकि उसी तरीके से डिजाइन भी हो रहा है, अलग अलग राज्यों में जो लोग मजबूत है उसी आधार पर आशा भी देखी जा रही है। आशुतोष जी, तो क्या इसमें कुछ सुलझती हुई बात आपको कोई नजर आती है कि आगे इसमें कैसे प्रोग्रेशन होगा? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मनोज जी, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने संगठन को मजबूत कर ले तो वो बेहतर प्रदर्शन कर रही, मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं होता हूं। उसका कारण बहुत सिंपल है। एक तो वक्त आपके पास बिल्कुल कम है, दूसरी बात है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सांगठनिक क्षमता है वो कई स्तरों की है। कम से कम 20-25 ऐसे संगठन है जो एक साथ काम करते हैं और इसलिए वो बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, उनके अंदर अनुशासन है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी भी तरीके से 2024 में अगर डेंट करना है तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वो ये कि कांग्रेस पार्टी जिन जिन जगहों पे इस वक्त है वहां पर भारतीय जनता पार्टी 52 से लेकर 68% तक वोट लेकर आई है। ये मजाक, 52 से लेकर 68% तक का वोट है। तो पहली बात ये कांग्रेस पार्टी को गुजरात से लेकर झारखंड तक कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बीजेपी का वोट शेयर कम से कम 50% के नीचे आए, तब तो वो जीतने के बारे में सोच सकती है, कुछ सीटों के बारे में सोच सकती है। जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में वो कोई बहुत करिश्मा कर सकते हैं। हाँ, बिहार के अंदर अगर वो जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ जोड़ते हैं तो जरूर उनको मजबूती देंगे, भले ही उसमें 4-5%, 6% की हो। झारखंड के अंदर जरूर वो मजबूती देंगे। एक स्टेट जहां पर वो वाकई में अच्छा गठबंधन कर ले तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, वो जनता दल सेकुलर, वो कर्नाटक है, वहां पर वो मजबूत कर सकते हैं। तो बीजेपी को आज की तारीख में अगर वाकई में विपक्ष अगर चाहता है कि वो उनको किसी तरीके से चुनौती दे पाए 2072 के आंकड़े में, तो 3 राज्य हैं, वो है महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। इन तीनों राज्यों को अगर मिला लें तो सीटें होती हैं तकरीबन 130। इसमें से एनडीए के खाते में 96 सीट थी और बीजेपी के खाते में 66 सीट थी। अब अगर ये 130 में से अगर बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट सब एक साथ आ जाती हैं तो पिछली बार जो 40 में से 39 सीट्स एनडीए के खाते में थी, जिसमें 17 सीट और प्लस 6 ये चिराग पासवान की पार्टी या रामविलास पासवान की पार्टी, 23 सीट उनके पास थी। इस 23 सीट के आंकड़े को कम किया जा सकता है। बंगाल के अंदर जो 18 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उसमें कमी हो सकती है। पिछली बार महाराष्ट्र के अंदर जो 48 सीटें थी उनमें सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। अगर आज की तारीख में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर ये एकजुट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को तगड़ा मुकाबला देगी और बीजेपी और उनके गठबंधन के साथियों को 20 से ऊपर सीट जीतने में तकलीफ पैदा कर सकती है, नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बावजूद भी। मैं इस बात को कह रहा हूं। तो इसलिए कांग्रेस को जो काम करना है वो तो अपने राज्यों के अंदर करे, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल और साथ ही साथ कर्नाटक को भी इसमें जोड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को न केवल तगड़ी चुनौती दी जा सकती है बल्कि 252 के आंकड़े से पीछे भी रखा जा सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए आप देखिए गुजरात के अंदर बीजेपी को कितने % वोट है? उत्तराखंड में 64% वोट बीजेपी के पास। अब आप सोच लीजिए उसमें कितना आप कम कर पाएंगे या कितनी कम हो सकती है। या गुजरात के अंदर आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर देखिए, झारखंड के अंदर देखिए, यहां तक कि यूपी, उत्तराखंड में भी उसको 62% वोट मिल रहा है, 52-53% उसको यूपी के अंदर मिल रहा है। ये वोट आप एक सीमा के बाद कम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो संकट है वो संकट है कि स्ट्रेटजी बनाकर अगर वो काम करेंगे
तभी 3 राज्यों के अंदर फंसाने की कोशिश कर पाएंगे, तब तो बात हो पाएगी। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 69% वोट बीजेपी को मिला, 69%, जो कि भूतो न भविष्यति है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 61% है।